संधि एक ऐसा चैप्टर है जो हिंदी संस्कृत दोनों में आता है कहीं ना कहीं, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हिंदी संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत बहनें हैं दोनों, और अगर आपको संस्कृत आती है तो हिंदी आती है, और हिंदी आती है तो संस्कृत आती है। दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको हिंदी में संधि बताते हैं। संधि, तो संधि जोड़ योग। संधि का मतलब होता है जोड़ या योग। जैसे आप देखते हैं हमारे शरीर की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, हमारे शरीर की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जहाँ पर हमारी हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पर संधि होती है। जैसे पैर की है और कान की है, हाथ की है, बहुत सी हड्डियां हैं, वो हड्डियां जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ संधि होती है। संधि का मतलब योग या जोड़। जोड़ सार्थक भी होता है और निरर्थक नहीं होता है। एक चीज संधि के संबंध में जानना आवश्यक है कि संधि क्या है। संधि सार्थक शब्दों के योग का ही प्रतिरूप है या परिवर्तित रूप है। जब दो सार्थक शब्दों का योग होता है तो वहाँ संधि होती है। संधि सार्थक वर्णों में होती है। जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं तो संधि होती है। जैसे विद्या प्लस आलय, तो इसमें विद्या को ज्ञान कहा गया है और आलय को घर कहा गया है। अब अगर घर, ज्ञान और घर को हम जोड़ना चाहते हैं तो ज्ञान का घर होगा, ज्ञान का घर, मगर संधि में कारक चिन्हों का उपयोग नहीं होता है, इसलिए विद्यालय, विद्याधनालय, विद्यालय जो है आपका संधि है और विद्याधनालय आपका संधि विच्छेद है। संधि ये है, संधि विच्छेद आपका ये है, क्योंकि ये दो शब्द हैं विद्या और आलय, और विद्या और आलय बन करके विद्यालय बना। इसी प्रकार से हिमालय, हिमालय, पुस्तकालय, वाचनालय, धर्माधर्म, धर्माधर्म, इसी तरह से शब्द जुड़ करके आगे आपको संधि में परिवर्तित होंगे। धर्म प्लस अधर्म, वाचन प्लस आलय, हिम प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। आलय का मतलब होता है घर या निकेतन या सदन। अब विद्यालय, अब बात करते हैं आपको संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में संधि के प्रकार बात करते हैं। संधि के प्रकार पे, संधि के प्रकार क्या हैं, कारण क्या है, भेद क्या है, तत्व क्या है। मैंने आपको 10 पढ़ाते हुए भी इस चीज का इस्तेमाल किया था, भेद, तत्व, इन सब चीजों का। तो आप ये भी जान लीजिए कि तत्व अगर कह दिया गया तो कंफ्यूज ना होइए, और अगर आपसे भेद कह दिया जाए तो भी ना कंफ्यूज होइए, प्रकार कह दिया जाए तो भी ना कंफ्यूज होइए। और आप लोग इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए कि हम पढ़ाई
बहुत स्तर से कर रहे हैं, बेसिक स्तर से। तो संधि के प्रकार की बात अगर करें तो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग। विसर्ग। तो अब स्वर को स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बात अब आप समझिए। अभी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बताई जाएगी। और अगर आपसे संस्कृत में पढ़ने को कहा जाएगा तो आपसे अगर कह दिया जाए अच संधि, अच संधि, हल संधि, और विसर्जनीय संधि, विसर्जनीय संधि। विसर्जनीय संधि या विसर्ग संधि, तब आप कंफ्यूज होते हैं अच क्या है, हल क्या है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं आकर के अच और हल में। अच और हल में ये क्या है, कौन सी बला है और कौन सी चीज आ गई जो रस को, हमारे संधि को इतना हवा बना दिया, इतना कठिन बना दिया। मगर वास्तव में ऐसा नहीं है, कठिन नहीं है, ये आपको मानना है। अब ये क्या है, ये चीज जानने की अति आवश्यकता है। अच और हल जो हैं आपके प्रत्याहार हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन कहीं ना कहीं गूंजता होगा कि प्रत्याहार क्या है। और प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्र से बने, माहेश्वर सूत्र से बने। और जो माहेश्वर सूत्र है इसको शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल कहा जाता है। अब कभी कभी आप कहते हैं शिव सूत्र जाल या माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो शिव सूत्र जाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान शंकर, देवाधिदेव, भोले महादेव ने डमरू बजाया था। और जब डमरू बजाया था तो उस डमरू के बजाने से 14 ध्वनियाँ निकली थी। अब 14 जो ध्वनियाँ निकली उनको महर्षि पाणिनि ने अपने ज्ञान और तप बल से संग्रहित किया, जिन्हें नाम दिया माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं और माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल कहते हैं। इसका संकलन जो है ये अष्टाध्यायी नामक रचना में किया। अष्टाध्यायी और महर्षि पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता है। व्याकरणाचार्य, महर्षि पाणिनि को व्याकरणाचार्य कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी में शिव सूत्र जाल का समावेश किया। शिव सूत्र जाल में 14 हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र दिया गया। और इन 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार निकले।
42 प्रत्याहार निकले। इन प्रत्याहारों के निकलने के उसमें सबसे बड़ा सहयोग एक संस्कृत साहित्य के 21 उपसर्गों का है। उपसर्गों का योगदान है। 21 उपसर्ग जो हैं इन्होंने जन्म दिया। और सबसे पहले माहेश्वर सूत्र हुए 14। उन माहेश्वर सूत्रों से 21 संस्कृत के उपसर्ग हुए। उन 21 उपसर्गों की सहायता से हमारे 42 प्रत्याहार हुए। उन प्रत्याहारों में अच और हल आता है। अच और हल हमारी संधि के भाग के अंतर्गत आ जाते हैं। अच संधि को स्वर संधि कहते हैं और हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। विषय तो अपने आप में समाहित है। अब बात करते हैं, आकर के आपसे मिलते हैं कि अच में कौन कौन से वर्ण होते हैं, जानने की आवश्यकता है। अच में जो है छोटा आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, औ वर्णों का समावेश हुआ। ये वर्ण स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें स्वर वर्ण भी आप कहते हैं। स्वर वर्ण जो ये अच में आते हैं। अब हल की बात करते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं। संपूर्ण व्यंजन आते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अच संधि की, स्वर संधि या अच संधि के भेदों की ओर। अच संधि या स्वर संधि के भेदों की ओर जब हम लेकर चलते हैं तो आप जान लीजिए स्वर संधि के भेद। अब इनको पढ़ने के लिए हम आपको एक छोटा सा सूत्र दे रहे हैं। वो सूत्र आप देखिए, हो सकता है नाम आपको कहीं ना कहीं याद ही हो जाए। दिगुभ्रा आया पापा। दिगुभ्रा आया पापा। दिगुभ्रा आया पापा, ये एक सूत्र है स्वर संधि को याद करने का कि स्वर संधि के क्या भेद हैं। स्वर संधि के भेदों की संख्या 7 मानी जाती है। स्वर संधि के भेदों की संख्या 7 मानी जाती है। और उन 7 भेदों में एक सूत्र मैंने लिखा है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा। दिगुभ्रा आया पापा। अब आप लोग कह रहे होंगे आया पापा का मतलब क्या होगा, तो अभी मैं इसका एक अक्षर डिवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि दिगुभ्रा आया पापा क्या क्या मतलब है। तो दी का मतलब दीर्घ, गो का मतलब गुण, ब्रा का मतलब वृद्धि। आया में बड़े की मात्रा साइलेंट हम कर देंगे तो बचेगी अयादि, और या में साइलेंट कर देंगे बचेगी यड़। पा में बड़े की मात्रा को साइलेंट कर देंगे पर रूप, और फिर पा में साइलेंट करेंगे मात्रा को तो पूर्व रूप। अब आप देख रहा होगा दीर्घ गुण वृद्धि अयादि यण पर रूप पूर्व रूप। दीर्घ गुण वृद्धि अयादि यण पर रूप पूर्व रूप। ये है संधि के 7 रूप। स्वर संधि के हैं ये 7 रूप।
जो दिख रहे हैं दीर्घ गुण वृद्धि अयादि जड़, पर रूप पूर्व रूप के रूप में आपको ये है संधि के 7 रूप। ये आपको स्वर संधि के 7 रूप देखने को मिल रहे हैं, जो स्वर संधि के रूप में देखने को मिल रहे हैं। हम आपको संधि के बारे में डिटेल से बताते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं एक बात पर कि क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है, पर रूप और पूर्व रूप संधि। हिंदी के विद्यार्थियों को केवल और केवल दीर्घ गुण वृद्धि अयादि जड़ पढ़ना है, और संस्कृत साहित्य जो इंटरमीडिएट का एक विषय है, उसके लिए विद्यार्थियों को पर रूप और पूर्व रूप की संधि को पढ़ना है, जिसमें ये 2 संधियां संस्कृत साहित्य के लिए ही बनी हुई हैं। हिंदी साहित्य के लिए 5 ही संधियां बनी हुई हैं, जो आपके सामने दिख रही हैं। तो हम आपको जोड़ते हैं, आपको भेद पता चल गए और सूत्रों के माध्यम से पता चले। लेकर चलते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि का मतलब कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। वास्तव में संधि से अच्छा कोई चैप्टर नहीं है। हम आपको दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है, आपको लिखकर बता रहे हैं, अकः सवर्ण दीर्घा। अकः सवर्ण दीर्घा, अकः सवर्ण दीर्घा, ये आपका दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है। इसको मैं समझाऊं इससे पहले आप ये जान लीजिए दीर्घ का मतलब क्या होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा या बड़ी। जिस प्रकार एक चीज आपने देखा होगा घर और परिवार रिश्तेदारी नातेदारी में कि आपके घर में बड़े भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ सब बड़े होते हैं ना। अगर ताई है, बड़ी ताई, बड़े पापा या बड़े भाई, बड़ी बहन हम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में दीर्घ स्वर संधि में की जब बात की जाती है तो उसमें एक चीज आती है जहां पर आपको याद रखना है बड़ा या बड़ी। अब हिंदी साहित्य में बड़ा या बड़ी कौन है, तो आपको पता होगा बड़ा ई ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ री, ये आपके बड़े हैं। अब बड़े हैं तो आ ई ऊ यही 3 आते हैं, बाकी री को समाहित करते हैं मैं बहुत रेयर केसेज में। तो हम बड़ा तो आ ई ऊ। अब आप देखिए, आपको पता चल रहा होगा सामने देखने से कि ये अगर बड़े हैं और ये बड़ी हैं तो इनका कोई ना कोई एक ओहदा होगा, और जब ओहदा होगा तो इनकी कोई ना कोई चीज सामने खुल करके आपके आई होगी। एक सूत्र आप देख लीजिए, सूत्र या ट्रिक समझ लीजिए। जहां पर जिन उदाहरणों में बड़ा आ बड़ी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई दिख जाए, जिन उदाहरणों में बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई दिख जाए, वहां पर स्वर संधि होती है। और कौन सी होती है, दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर संधि होती है। अब वो दीर्घ स्वर संधि जो है कैसी है, उसकी पहचान क्या है? दीर्घ स्वर संधि की पहचान आपकी यही है कि आप जिस उदाहरण में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्राएं लगी हुई देख लें, आप आंख मूंद करके दीर्घ स्वर संधि टिक कर सकते हैं। ये आपकी सास्टिक्स हुई जिसके आधार पर आप दीर्घ स्वर संधि को हल करेंगे। मगर मैंने आपके सामने एक सूत्र लिखा है, अकः सवर्णे दीर्घा, अक प्रत्याहार है इसमें। अब हम बात करते हैं आपके सूत्र की। अकः सवर्णे दीर्घा। अगर हम इस सूत्र पर आकर के आपसे हम बात करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसलिए हम कर रहे हैं कि आपको जब बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने रखी है, मलाई रखी हुई है, आप मलाई पहले खा लीजिए, और कड़वा जो आपका रखा है खजाई, उसको ना खाइए। खजाई इसलिए ना खाइए कि खजाई खाने में आप गलती कर जाएंगे और मिठाई खाने में आप गलती नहीं करेंगे। तो आप इस सूत्र का उपयोग अपने जीवन में, अपनी संधियों में कीजिए। और हम इसको आप डिफाइन किए दे रहे हैं, अकः, तो अक प्रत्याहार एक है, अक प्रत्याहार सवर्णे, सा प्लस वर्ण, अक माने प्रत्याहार, आ ए ओ और समान वर्ण, वर्ण माने अक्षर। यदि छोटा आ ई उ के बाद समान वर्ण या अक्षर आते हैं, समान वर्ण या अक्षर आते हैं, तो इनका दीर्घ आपस में हो जाता है। दीर्घ या मतलब बड़ा, अपने आप हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और तो बड़ा होने की शर्त में आप इस चीज को पढ़ते हैं तो देखते हैं, अगर कंडीशन देखिए आपकी आती है, आप कंफ्यूज होते हैं तो कहते हैं अगर ये आ गया, ये भी आ गया तो भी ये हो जाएगा, ये आ गया और ये आ गया तब भी ये हो जाएगा, और अगर ये आ गया और ये आ गया तब भी ये हो जाएगा, और अगर ये आ गया और यही आ गया तो भी आपका यही होगा। आपकी कंडीशन चारों आप देख लीजिए, आ आ आ आ हो रहा है, आ हो रहा है, आ हो रहा है, आ हो रहा है, सब कंडीशंस में आपका दीर्घ ही या बड़ा हो रहा है। इस कंडीशन से ज्ञात होता है कि आपकी मात्रा, आपकी यही कंडीशंस पैदा करती है। ये कंडीशन जो है डिक्लेयर करती है कि आप बड़ा ही लिख रहे हैं, दीर्घ ही लिख रहे हैं। अब आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हिमालय लिखा गया, हिमालय, हिमालय को जब हम तोड़ते हैं तो हिम प्लस आलय, तो इसमें असमाहित है और ये आ है, ये दोनों जुड़ करके अपने आप आ हो जा रहे हैं, और ये जो मात्रा है ये आपके शब्द में आगे लग जा रही है, तो हिम का हिमा हो जा रहा और लय हो जा रहा, और इस तरह से हिमालय बन रहा है आपका। तो आप इस कंडीशन को देख रहे हैं, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, देवालय, धर्मालय, बहुत कुछ आप देखेंगे तो उसमें कंडीशंस आपकी फॉलो होती रहेंगी, और कंडीशंस के कारण आप उदाहरण को डिफाइन कर देंगे। और मेरे सूत्र के अनुसार भी डिफाइन हो रहा है कि जहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लगी हुई आपको दिख जाए तो आंख बंद करके दीर्घ संधि टिक कर सकते हैं, क्योंकि अब संधि लिखने को नहीं आती है, ना विच्छेद करने को आती है, आपको केवल टिक करने को आती है। कौन सी संधि है ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि संधि विच्छेद करिए
या संधि कीजिए, केवल ये आप पूछा था कौन सी संधि का है। अब बात करते हैं अगर हम इसकी, तो भी ये कंडीशन लागू होगी। यदि इसको भी हम देखें तो भी ये कंडीशंस, इसको और इसको देखें तो भी आपकी यही कंडीशंस, और इसको देखें तब भी आपकी यही कंडीशंस, और इसको देखें तब भी आपकी कंडीशन, सभी कंडीशंस में बड़ी ही आ रही है। अब हमने अभी आपको सूत्र में बताया था, आप साथ में नोट कर लीजिए इस कहीं भी कोने में, तो आप इस चीज़ को देखते रहिए। देखिए अभी मैंने इसको डिफाइन कर दिया है, अब इसको भी डिफाइन हम करने जा रहे हैं। आपकी बड़ी की मात्रा है, तो जैसे लिखते नहीं है श्री धन ईश, इसको आप डिफाइन करिए श्री धन ईश। श्री बड़ी ई और बड़ी ई तो ई हो गई, तो इस प्रकार से सिद्धि हो गई। श्रीश, गिरीश, मनीष, दिनेश, तो इस तरह से आपकी इसकी सिद्धि हो जाती है। अब बात जैसे करते हैं ऊ, तब भी आपका बड़ा ऊ आता है, बड़े ऊ आता है। बड़े ऊ की मात्रा होती है, मैंने बताया वधूत्सव। अभी इसको आपने मैंने डिफाइन किया है तो आप देख लिए हैं, वधूत्सव, वधूत्सव, वधु धन उत्सव। तो इसमें छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, और ये बड़े ऊ की मात्रा समाहित हुई, तो आपने यहाँ से इसको भी डिक्लेयर कर लिया कि ये इसकी मात्रा समाहित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं संधि को परखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जब आपको कहीं बड़ी बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए, आप आंख बंद करके दीर्घ स्वर संधि टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि।